दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाली सक्षमता परीक्षा एवं BPSC TRE 4 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी टेट है, एस्टेट है, SSC GD है, सीटेट है, वीट है इत्यादि एग्ज़ामों के लिए भी कारगर साबित होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। जो भी एग्ज़ाम में GK GS पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है और अंत तक बने रहिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में किसे नीला ग्रह कहा जाता है? मंगल को कहते हैं कि बृहस्पति को कहते हैं कि शुक्र को कहते हैं कि पृथ्वी को कहते हैं? देखिए, एक ट्रिक होती है। हम हैं नीले, पति है पीले। हम हैं नीले, हम हैं नीले, पति है पीले। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली। शुक्र बहन चमकीली। जो मंगल है वो मंगल लाल है। कैसा है मंगल? मंगल लाल है। बृहस्पति का मतलब होता है पति। पति कैसे हैं? पति हैं पीले। शुक्र कैसा है? शुक्र है चमकीला। और पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी है जो है नीली। पृथ्वी का कैसा है? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अगर देखा जाए तो शुक्र की बहन कौन है? पृथ्वी है। शुक्र की बहन कौन है? पृथ्वी है। मंगल लाल ग्रह है, बृहस्पति पीला ग्रह है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यह इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग। मंगल है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि पृथ्वी है? सबसे जो बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा बृहस्पति, हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। अगर सबसे छोटा ग्रह की हम लोग बात करेंगे, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, एक बात और जो है आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं शनि के हैं। किसके हैं? शनि के। ये बातें आप लोग कुछ ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। शुक्र कैसा है? शुक्र है चमकीला और सबसे गर्म भी है। याद रखिएगा कैसा है? सबसे गर्म भी है। मंगल लाल है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 100% जैविक राज्य बन चुका है? ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है मध्य प्रदेश। देखिए, भारत का जो 100% जैविक राज्य वाला जो है राज्य है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, सिक्किम जो है पूर्णतः जैविक राज्य बन चुका है। इसके अलावा पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य बन चुका है, तो आप लोग लक्षद्वीप का नाम याद रखिएगा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसके अलावा हम बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। ये भी कीवर्ड है, आप लोग याद रखिएगा।
सिक्किम की एक और विशेषता मैं बता रहा हूँ। सिक्किम जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से कैसा राज्य है? छोटा राज्य है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सिक्किम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम में है, सिक्किम में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहाँ है, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। मिजोरम के आधार पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है? मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, कटक में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। बताइएगा आप लोग। देखिए, चावल को हम लोग कैसे खाएंगे, ये एक बात आप लोग याद रखिएगा। चावल को हम कैसे खाएंगे, ट्रिक है, कभी आप नहीं भूलेंगे। चावल को हम खाएंगे काट काट कर, काट काट कर। तो काट काट शब्द देखिए किस में आ रहा है? कटक। ये कटक कहाँ पड़ता है? जिला है कटक, ये पड़ता है उड़ीसा प्रांत में। तो चावल अनुसंधान केंद्र आप कभी नहीं भूलेंगे, कटक में लगाइएगा, उड़ीसा प्रांत। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहे, विष के साथ साथ क्या कहेगा? उपोष्ण संस्थान कहे तो कहाँ लगाइएगा आप लोग? लखनऊ लगाइएगा। क्या लगाइएगा? लखनऊ। अगर वन अनुसंधान संस्थान पूछे, वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो आप लोग कहाँ बताइएगा? देहरादून बताइएगा। आप कौन सा बनाइएगा? देहरादून। अगर केंद्रीय सब्जी अनुसंधान पूछे, सब्जी अनुसंधान पूछे तो वाराणसी बताइएगा, काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। सब्जी अनुसंधान। अगर चीनी अनुसंधान पूछे कहाँ है, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, तो आप लोग कानपुर बताइएगा। यही सब सवाल हैं जो पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में, इसलिए मैं इन सब की भी बात रखती। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये सब नोट कर लीजिए, पॉइंट हैं अच्छे अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फ्लेमिंग को कहेंगे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहेंगे, एडवर्ड जेनर को कहेंगे, मैक्सवेल को कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा कि जो हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। कौन हैं? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ये हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है खेती में उन्नत पैदावार कैसे हो जाए? उन्नत हम बीज डालेंगे। कैसे डालेंगे? उन्नत बीज। अगर उन्नत खेती कहे या उन्नत बीज कहे तो सारी बातें जो हैं हरित क्रांति से संबंधित हैं। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं इसके जनक
हो जाएंगे। एडवर्ड जेनर जो थे, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, सारे पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। देखिए कब कौन सा प्रश्न पूछा जाए इसका कहना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए प्रयास करिए आप लोग, जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी आपको जहाँ से भी आपको मटेरियल अच्छा मिले उससे आप लोग कलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि परीक्षा कंपटीशन एग्ज़ाम में थोड़ा अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो इसलिए प्रयास करता हूँ कि जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में उन्हीं का कलेक्शन किया जाए, उन्हीं पर काम किया जाए, तब तो सफलता जो है हमें खुद ब खुद चूमती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, आप लोग बताइएगा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं थी कि 18 कि 15 कि 14? देखिए वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में भाषा कितनी है? वर्तमान में भाषा कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अगर मूल संविधान में बात करेंगे, मूल संविधान में हम बात करेंगे तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। भाषा किस अनुसूची का विषय है? आप लोग याद रखिएगा, भाषा 8वीं अनुसूची का विषय। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, भाषा 8वीं अनुसूची का जो है विषय है। 8वीं अनुसूची में जो है बताया गया है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? बताइए आप लोग। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अगर देखा जाए तो वेदों की कुल संख्या है 4 बताई गई है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। अगर वेद त्रयी में किस कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं शामिल है, तो ऋग्वेद शामिल है, सामवेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है। कौन सा एक ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो आप लोग बताइएगा। अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। इसके अलावा कहा जाए, अगर जादू टोना वाला कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना की बात करी गई है, जादू टोना की बात करी गई है, वो जो है अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। इसके अलावा कहा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में सम्मिलित है? आप लोग यजुर्वेद का नाम याद रखिएगा, गद्य प्लस पद्य दोनों में सम्मिलित है। ये भी पॉइंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सामवेद जो है इसको गान कहते हैं। क्या कहते हैं? गान। गान वाला जो है वेद है सामवेद। कौन सा हो जाएगा? गान वाला वेद हो जाएगा सामवेद। सबसे पुराना वेद जो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इन पर आप लोगों को काम करना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चारों धाम में प्रसिद्ध
श्री जगन्नाथपुरी किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। देखिए, आपको हम चारों धाम के बारे में बता रहा हूँ। एक कुछ तरह से भारत का कुछ नक्शा इस तरह से बना हुआ है। दक्षिण में यहाँ पर तमिलनाडु के तट पर स्थित है रामेश्वरम। कौन सा है रामेश्वरम? ये तमिलनाडु में है। ये दक्षिण में है स्थित रामेश्वरम। उत्तर की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, यूके में स्थित है। यहाँ पे स्थित है जगन्नाथपुरी, पूरब में। जगन्नाथपुरी यह कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा प्रांत में पड़ता है। इधर आ जाइए, इधर एक चौथा जो धाम है द्वारिका। द्वारिका ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। तो चारों धामों के हम लोगों ने व्याख्या समझी। उत्तर में बद्रीनाथ है उत्तराखंड राज्य में, दक्षिण में रामेश्वरम है तमिलनाडु राज्य में, पूर्व में जगन्नाथपुरी है उड़ीसा प्रांत में, जबकि पश्चिम में द्वारिका है गुजरात राज्य में। तो चारों धाम हमने आपको बताए। तो श्री जगन्नाथपुरी जो है, ये चारों धाम में से ये 3 धाम द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये सब समुद्र तट पर स्थित हैं, जबकि बद्रीनाथ जो है एक ऐसा धाम है जो पहाड़ों पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा प्रांत में पड़ता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग बताइए। गंगा पे है, महानदी है, कि क्षिप्रा है, कि अलकनंदा है? बताइए आप लोग। जो उज्जैन है जो वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा और भी हम लोग जानेंगे कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इन सभी के जवाब हमको बताने होंगे। देखिए, प्रयागराज पूछा जाए तो गंगा यमुना के तट पर स्थित है प्रयागराज। त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, गंगा यमुना तट, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। गोरखपुर जो है राप्ती के किनारे बसा हुआ है गोरखपुर। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आप लोग कमेंट करिएगा अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक पूछा है किस नदी के किनारे है। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका जवाब नंबर उज्जैन क्षिप्रा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बताइएगा आप लोग। 2933 किलोमीटर है, कि 3214 किलोमीटर है,
कि 5260 है कि 15,200? बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, ये कुछ जो है भारत का नक्शा, इस प्रकार से जो है कुछ हम बनाते हैं। अगर देखा जाए तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है। समझ में आ गया होगा। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, कभी मत भूलिएगा। और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। अगर सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसे, इंदिरा पॉइंट भी के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, आप लोग दोनों याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश पे कौन सा स्थित है? किबूथू याद रखिएगा, किबूथू, किबूथू। और गुजरात में मतलब पश्चिम में कौन सा स्थित है? आप लोग गोहार माथा याद रखिएगा, गोहार माथा गुजरात में पड़ता है। तो कुछ बिंदु थे, पूर्वी बिंदु पूछे, पश्चिमी बिंदु पूछे, उत्तरी बिंदु पूछे, दक्षिणी बिंदु पूछे। चारों बिंदुओं के नाम मैंने आपको बता दिया, आप लोग याद रखिएगा। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाती है? 2900-3300 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाती है? 3214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये बाहरी कुछ जानकारियाँ, इनको भी हमको मेंटेन करते रहना है, क्योंकि प्रश्न एक है मगर इसकी व्याख्या जो है 10 क्वेश्चनों के बराबर रहेगी। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी जो भी साथी आपको जुड़े हुए हैं, शिक्षक साथी, छोटे भाई बहन, उन सब तक भेजने का प्रयास कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को, कि बेंगलुरु को, कि चेन्नई को, कि कोलकाता को? बताइए आप लोग। भारत की जो है सिलिकॉन वैली जो है, भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को, या ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बेंगलुरु को जो है कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, कि बेंगलुरु है, कि चेन्नई है, कि कोलकाता है? देखिए, नई दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी खुद ब खुद है। अगर कर्नाटक की राजधानी पूछा जाए तो बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। कोलकाता किसकी राजधानी है? जो कोलकाता है, कोलकाता जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की, आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ राजधानियों के भी नाम हैं, उनको आप लोग याद करना हो कि नई दिल्ली भारत, पश्चिम बंगाल कोलकाता, कर्नाटक बेंगलुरु हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है
कि अंगूर की खेती करना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए आप लोग। एपी कल्चर कहलाएगा कि विटीकल्चर कि हॉर्टिकल्चर कि सिल्वीकल्चर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा। देखिए एपी कल्चर जो होता है ये होता है, एपी माने होता मधुमक्खी का पालन। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है। विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर होता है फलों की खेती। फलों की खेती। और सिल्वीकल्चर होता है वनों की खेती, वनों की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी, विटीकल्चर अंगूर, हार्टी फलों की खेती और सिल्वीकल्चर वनों की खेती। तो अंगूर की खेती कह रहा था तो विटीकल्चर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग पूछते हैं केचुआ पालन कहलाता है। केचुआ पालन किसे कहेंगे? केचुआ पालन जो है किसे कहेंगे हम लोग बताइएगा। इसी तरह किस खेती को कहेंगे वो आप लोग कमेंट कीजिएगा केचुआ पालन के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, अंतिम सवाल रहेगा सेशन का। स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है बताइएगा आप लोग। विटामिन ए कि बी कि सी कि डी, बताइए स्कर्वी को। देखिए अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने किया था तो जो विटामिन की खोज है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा हो जाएगा? बेबी 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 बेबी। विटामिन सी की कमी से कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाएगा? रिकेट्स या सूखा रोग। रिकेट्स या सूखा रोग। तो स्कर्वी रोग पूछ रहा था। स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। कैसा लगा? ये बाई शिवांग सर, मेरा नाम शिवांग शुक्ला है। टॉपर क्लासेस में मैं काम करता हूँ। आप लोग जुड़िए इस चैनल से, टॉपर क्लासेस, और औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी कमी लगी हो चैनल पे बताइए, बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं सुधारने का प्रयास करूँगा, क्योंकि गलतियाँ भी इंसानों से ही होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति अपने में 100% शुद्ध हो, तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो बताइएगा आप लोग, जहाँ कमी हो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। तो जो भी थोड़ा बहुत अनुभव मेरे पास है अपने लाइफ एक्सपीरियंस का, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। चैनल से जुड़िए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। जीवन में वादा रहा हमारा। और फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।